Hello students, my name is Vibha Raj and today we are here to study a chapter called Climate. This is our class 9th geography chapter and one of the most complicated chapter in the syllabus if most of you have already read it. इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको रिलेट करने को मिलती हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस इन द एनवायरनमेंट एंड आल्सो एट द सेम टाइम इट अलाउज अस टू अंडरस्टैंड बेटर कि भारत के अंदर जो मौसम आ रहे हैं उनके आने और जाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. बिफोर वी इंडल्ज आवरसेल्व्स इनटू द चैप्टर, पहली चीज जो हमको पता करनी चाहिए वो तो ये कि भारत के अंदर कितने ज्यादा डिफरेंशियल मौसम आपको देखने को मिलते हैं. इंडिया अगर अपन ग्लोबल स्केल के ऊपर पढ़ना शुरू करें तो ग्लोब के ऊपर इसका प्लेसमेंट हम ले सकते हैं कि इट इज लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. हम ग्लोब को टेम्परेचर के हिसाब से 3 हीट जोन्स के अंदर डिवाइड करते हैं, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन. तो अगर इंडिया की लोकेशन इसके हिसाब से देखी जाए तो हमको हाफ पार्ट, mainly the southern part of our country is seen in the torrid zone and the upper half of the country is in the temperate zone. Overall अगर हम भारत का मौसम देखें तो ट्रॉपिकल कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं, पार्शियली टॉरिड, पार्शियली टेम्परेट. बहुत सारे वेरिएशंस, एक्सट्रीम वेरिएशंस आपको भारत के नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट एंड्स के अंदर देखने को मिलेंगे. अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर ही लें तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. अगर आप भारत के बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट हिस्से के अंदर पहुंचते हैं विच इज द स्टेट ऑफ कश्मीर, यहाँ पर आपको माइनस डिग्रीज, -10, 20 डिग्रीज तक भी टेम्परेचर ड्रॉप होता हुआ देखने मिलेगा इन मेनी ऑफ द एरियाज. एट द सेम टाइम आपको भारत के ऐसे भी इलाके देखने को मिलते हैं जहाँ पर राजस्थान है, जहाँ पर एक्सट्रीम गर्मी है, इतनी गर्मी कि अगर आपने एक अंडा फोड़ के रेत के ऊपर डाला है तो शायद वहां पे ऑमलेट बन जाए, राइट. तो आप भारत के वन कॉर्नर टू अदर कॉर्नर देख रहे हैं कि कितना ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल हियर. अगर हम बारिश की बात करें विच इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ज्योग्राफी, हम बारिश में ही देखें कि आप राजस्थान में हो सकते हैं, आप गुजरात के अंदर हो सकते हैं, जहां बेयरली एनुअली आपको 70 सेंटीमीटर से भी कम की बारिश देखने को मिलेगी. कुछ कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पर सालों हो जाते हैं इतनी बारिश होने में. ऑन द अदर हैंड अगर आप भारत के दूसरे एज पर पहुंचते हैं then you find the state of Meghalaya, in fact many of the states in the northeast. I'm referring specifically to Meghalaya क्योंकि this is the place which carries the place Mawsynram, जहाँ पर दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश आपको देखने मिलती है. तो एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस, एक्सट्रीम वेट कंडीशंस भी आपको देखने को मिलती हैं. भारत के नॉर्थ और साउथ एज पर ही देखें कि अगर आप भारत के बिल्कुल सदर्न पॉइंट के ऊपर बैठे हुए हैं क्लोज टू द सी, देन यू विल फाइंड कि यहाँ पर टेम्परेचर, डे और नाइट का टेम्परेचर वेरिएशन, इनफैक्ट एनुअली भी जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो खास ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा. वहीं यदि आप कश्मीर में चले जाएं, राजस्थान में चले जाएं, इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री के अंदर जाते हैं तो आपको देखने मिलेगा कि टेम्परेचर वेरिएशन सीजनली बहुत वाइड होता है. तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप एंटर करेंगे कि क्लाइमेट वर्ड क्या होता है फॉर स्टार्टर्स, कितने बाइफिकेशंस है इसके, एंड एट द सेम टाइम भारत के अंदर किस तरीके का क्लाइमेट हम विटनेस करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर बाय फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइनिंग द टाइटल ऑफ आवर चैप्टर, क्लाइमेट. अब 2 वर्ड्स आते हैं हमारे पास, एक तो आया वेदर, दूसरा आया क्लाइमेट. यूजुअली लेमैन लैंग्वेज के अंदर अगर कहा जाए तो वेदर और क्लाइमेट दोनों एज अ सिनोनिम यूज में ले लिया जाता है और वी डोंट इवन बॉदर टू सेग्रीगेट कि क्या ये 2 शब्द अलग अलग हैं, क्या अलग अलग पॉइंट्स ये डिफाइन कर रहे हैं. वेल इफ यू आर अ ज्योग्राफी स्टूडेंट यू शुड नो बेटर कि ये दोनों वर्ड्स अलग हैं, ये 2 अलग चीजें डिफाइन करते हैं. बिफोर एंटरिंग इनटू वेदर और क्लाइमेट हम घुसते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में. एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या है?
हमारी अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर का एक एनवेलप कवर्ड है विच इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स एंड डिफरेंट थिंग्स। अब इन सब के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो अर्थ पे अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्रिएट करते हैं। देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस अराउंड द वर्ल्ड। फॉर स्टार्टर्स हम देखें टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है, पॉइंट 1। हम प्रेसिपिटेशन में वेरिएशंस देख सकते हैं, हम सनलाइट कहां पर क्या पड़ रही है इसके अंदर वेरिएशंस देख सकते हैं, हम ह्यूमिडिटी लेवल में वेरिएशंस देख सकते हैं, हम प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशंस में वेरिएशंस देख सकते हैं। तो कलेक्टिवली इन सारी चीजों को एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कहा जाता है। अब ये क्यों बताया गया आपको? ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं टू कम टू द टू की वर्ड्स विच आर डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर विच आर वेदर एंड क्लाइमेट। जब इन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को हम एक पॉइंट ऑफ टाइम में पढ़ रहे हैं तब ये कहलाता है वेदर। नाउ हाउ वुड वी डिफाइन दिस पॉइंट ऑफ टाइम? पॉइंट ऑफ टाइम कुछ भी हो सकता है, ये 1 सेकेंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, 1 दिन हो सकता है, 1 हफ्ता हो सकता है, हफ्ते से थोड़ा सा एक्सटेंडेड भी हो सकता है। ठीक है, मतलब है एक छोटा पीरियड ऑफ टाइम जिसके अंदर ये एटमॉस्फेरिक कंडीशंस लगातार चेंज हो रही हैं। ठीक है, प्लस वी एनालाइज दिस फॉर अ स्मॉल एरिया। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस क्लासरूम को ही देखें, इस क्लासरूम के अंदर अगर इस मोमेंट पर हम आपसे पूछें कि क्या टेम्परेचर है तो उसका एक नंबर आएगा। बारिश हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है, तो किस फॉर्म के अंदर हो रही है ये हमको पता होना चाहिए। धूप कितनी आ रही है, हवा में कितनी ह्यूमिडिटी मौजूद है, एयर प्रेशर हमारे ऊपर कितना है। अब अगर अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो दिस कंडीशन विल क्विकली चेंज जैसे ही हम थोड़ा दोपहर की तरफ जाना शुरू होते हैं। दिस विल अगेन चेंज जैसे ही हम थोड़ा शाम की तरफ जाएंगे, इट विल स्विच अगेन जैसे ही हम रात के टाइम की तरफ जा रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हो कि बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होने वाली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को हम क्या कहते हैं? वेदर कंडीशंस, जो एक स्मॉल एरिया के लिए पढ़ी जा रही है या एनालाइज की जा रही है। ऑन द अदर हैंड जब आप इसको एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए पढ़ रहे हो, पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक ड्यूरेशन होना चाहिए, ड्यूरेशन एज इन 30 to 35 years एंड फॉर अ लार्ज एरिया। अगर हम अपनी इस क्लासरूम या इनफैक्ट हम कंट्री का एटमॉस्फेरिक कंडीशंस उठाएं कि क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेसिपिटेशन है, क्या सनलाइट है, क्या ह्यूमिडिटी है, क्या प्रेशर है, और इन सारी कंडीशंस को हम डेली बेस पर लिस्ट करें, एक अपना डेटा तैयार करें और 30 से 35 साल के इस पूरे डेटा का एक एवरेज निकालें, तो उस एवरेज को आप क्या कहोगे? वहां का क्लाइमेट। जैसे हम वेस्टर्न वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो उनके हिसाब से भारत एक बहुत गर्म देश है, या फिर विद इन इंडिया भी देखें हम तो अगर आप किसी से ये कहोगे कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो लोगों का एकदम से रिएक्शन होता है कि ओ यू कम फ्रॉम सच अ हॉट प्लेस। अगर आप कश्मीर से बिलोंग करते हो तो ओ यू कम फ्रॉम सच अ कोल्ड प्लेस। तो ये रिएक्शन क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अंदाजन लोगों को ये पता है कि राजस्थान हमेशा गर्म रहता है, कश्मीर हमेशा ठंडा रहता है। बट अगर आप इन डेप्थ जाओगे, डे टू डे चेंजेस देखोगे तो राजस्थान हमेशा गर्म नहीं होता, यहाँ सर्दी भी पड़ती है, बारिश भी आती है, यहाँ सारे मौसम विटनेस किए जाते हैं। सेम गोज फॉर कश्मीर। हाँ, ऑन एन एवरेज अगर आप सारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का एक एवरेज निकालोगे तो यस, राजस्थान ओवरऑल गर्म है, कश्मीर ओवरऑल एक ठंडा इलाका है। तो हम इसको क्या कहेंगे? उस इलाके का क्लाइमेट। ठीक है, सो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस व्हेन रेड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम फॉर अ स्मॉल एरिया इज नोन एज द वेदर। Atmospheric conditions when read for a period of time, that is 30 to 35 years, and for a larger area
is identified as climate. Now what is the climate of India? अगर हम भारत का रेफरेंस देखें तो इंडिया के रेफरेंस में हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन जो है, इट इज आइडेंटिफाइड एज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. Now why monsoon type of climate? Again, अगर हम ओवरऑल देखें तो सारे साल तो बारिश होती नहीं है, तो फिर हम क्यों कह रहे हैं कि भारत एक मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है? अगर इसको स्प्रेड किया जाए और हम थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करें, देखना शुरू करें, तो हमें पता चलेगा कि भारत में साल के 12 महीने में तकरीबन 8 से भी ज्यादा महीने बारिश का दौर होता है, चाहे वो आता हुआ मॉनसून हो, चाहे वो जाता हुआ मॉनसून हो, चाहे अलग अलग हिस्से हो भारत के जो बारिश विटनेस कर रहे हैं. अगर हम एक मोटा मोटा भी अंदाजा लगाएं तो जो एडवांसिंग मॉनसून है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम जून, स्टेज टिल जुलाई, अगस्त, सितंबर, and that calls for June, July, August, September, 4 months. The retreating monsoon, it again hits the coast of Tamil Nadu in October, November, December. After December, we witness the Mawat, the western disturbance rainfall, and ये भारत के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से को अफेक्ट करता है. तो आप क्या देख रहे हैं कि तकरीबन 8 से 9 महीने अलग अलग हिस्से में बारिश हो रही है ड्यू टू डिफरेंशियल फैक्टर्स, और ये भारत के क्लाइमेट को एक ओवरऑल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है. ठीक है, सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ आवर चैप्टर. नाउ लेट्स इंडल्ज आवरसेल्व्स इनटू अ लिटिल डेप्थ. अगर हम किसी भी जगह के क्लाइमेट की बात करते हैं तो ये कोई हवा से आने वाली चीज नहीं है. किसी भी जगह के क्लाइमेट को बहुत सारे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं. अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी जगह के क्लाइमेट को डिसाइड करेंगे? लेट्स लुक एट देम वन बाय वन. Okay, so let's start looking at the factors which affect the climate of any area. For starters, सबसे पहला फैक्टर जो किसी भी जगह के क्लाइमेट को के ऊपर असर डालता है वो है उस जगह का लैटिट्यूड. अगर हम ग्लोब को देखें तो ग्लोब के ऊपर हमने अपने हिसाब से 181 लैटिट्यूड्स बनाए हुए हैं. इक्वेटर के ऊपर 90 लैटिट्यूड्स, इक्वेटर के नीचे 90 लैटिट्यूड्स, इंक्लूडिंग इक्वेटर 90 + 90 + 1, दैट इज 181. लेकिन अपेरेंटली जब भी आपने क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक, क्लास 9 तक अपना ज्योग्राफी बुक देखा है तो क्या कभी भी आपने सारे 181 लैटिट्यूड्स उसके ऊपर बने हुए देखे? आई एम श्योर रेयरली देखा होगा आपने. ऐसा क्यों होता है? हम क्या देख रहे हैं? हम हमेशा सिर्फ 5 लैटिट्यूड्स बने हुए देखते हैं अपने ग्लोब के किसी भी डायग्राम के ऊपर. अब हमारे पास 181 लैटिट्यूड्स हैं, हम कोई से भी लाइंस पिकअप कर सकते थे. द क्वेश्चन इज कि हमने 5 ही क्यों उठाई, और 5 ही जो उठाई वो यही लाइंस क्यों उठाई? Let me specify which these lines are. This is 23.5 degrees north, Tropic of Cancer. 23.5 degrees south, Tropic of Capricorn. 66.5 degrees north, Arctic Circle. 66.5 degrees south, Antarctic Circle, and this is the equator that you all know. ठीक है, तो हमारे पास में ये 5 लाइंस हैं.
इन 5 लाइंस को आइडेंटिफाई करने के पीछे एक बड़ा रीजन है हमारे पास में। हम अगर यूनिवर्स के अंदर देखें तो वी हैव द सन, जिसके चारों तरफ अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है, और अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर झुकी हुई है 23.5 डिग्रीज, राइट। तो यहां पर आप क्या देखते हैं कि अर्थ जब सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है तो सूरज की रोशनी पूरी अर्थ पर इवनली नहीं पड़ती। हम एट दिस पॉइंट देखते हैं that the sun rays are falling directly on the Tropic of Cancer, which makes the northern hemisphere hot and the southern hemisphere cold. At this point, the sun rays are falling directly on Tropic of Capricorn. That makes the southern hemisphere warm and the northern hemisphere relatively cold. At these 2 points, the sun rays are falling directly on the equator. थोड़ा सा डेप्थ में देखें, this is the 21st of June, called the summer solstice. Which witnesses the longest day and the shortest night. This is known as winter solstice. 21st or 22nd of December, the smallest, shortest day and the longest night, and these two are called equinox. This is 21st of March and this is 21st or 22nd of September. This is also an equinox. That is equal day and night. Now, इसके हिसाब से आपको क्या देखने मिल रहा है? That the sun rays are continuously shuffling between the Tropic of Cancer, Equator, Capricorn, back to Equator, again Tropic of Cancer. इन 3 लाइंस के बीच में सूरज की रोशनी जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है। अब क्योंकि इन 3 लाइंस के बीच में सूरज की रोशनी फ्लक्चुएट कर रही है तो ये एरिया सबसे गर्म हो जाता है। हम इसको नाम देते हैं टॉरेड जोन। जैसे ही आप इक्वेटर से दूर जाओगे वैसे ही कंडीशंस चेंज होती हैं और टेम्परेचर ना बहुत ज्यादा ठंडा है ना बहुत ज्यादा गर्म है। हेंस ये इलाका कहलाता है टेम्परेट जोन, मॉडरेट कंडीशंस। एंड एक्सट्रीम पोल्स में अगर हम जाते हैं तो एक्सट्रीम पोल्स पर ठंडक है। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी वहां तक नहीं पहुंच पाती बिकॉज ऑफ द जियोइड शेप ऑफ द अर्थ एंड इंक्लिनेशन ऑन इट्स एक्सिस। तो सूरज की रोशनी अगर आप इस पॉइंट के ऊपर देखेंगे तो इट्स फॉलिंग स्ट्रेट ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर इज इन डार्क। इट इज गोइंग टू स्टे लाइक दिस फॉर 6 months एंड 6 महीने बाद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर डार्क में चला गया, नाइट वाले ड्यूरेशन में चला गया और सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो सूरज की रोशनी के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से पोल्स पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम आपको कुछ ना बताते हुए सिर्फ लैटिट्यूड की डिग्री बता दें, से फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे कहूं कि मैं आपको 32 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड पर भेज रही हूं तो आप शायद जगह नहीं जानते हो, शायद कॉन्टिनेंट नहीं जानते हो, लेकिन एक चीज जिसका आप क्लियर अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप 32 डिग्रीज नॉर्थ पर हैं तो दैट मीन्स आप यहाँ कहीं पर होंगे, इस लाइन पर कहीं पर होंगे और आप एक टेम्परेट कंडीशन वाले जोन में जा रहे हैं। या फिर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको 87 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड के ऊपर भेज रही हूं तो आपको अंदाजा लगेगा कि आप फ्रिजिड जोन में कहीं पर हैं।
तो आप किस लैटिट्यूड के ऊपर हैं, ये चीज डिसाइड करती है कि आप कौन सी टेम्परेचर कंडीशन में है, कौन से एवरेज क्लाइमेट के अंदर आप खड़े हुए हैं. सो द फर्स्ट फैक्टर which identifies the climate of any area is the latitude. Let's move on to the second point. Okay, so the second factor which affects or decides कि किसी भी जगह का क्लाइमेट कैसा होगा is the altitude. Altitude का मतलब हाइट. अब हाइट से क्या असर पड़ेगा? अगर आप ऊंचाई की बात करें तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि हमारी अर्थ के ऊपर एक एटमॉस्फेरिक पॉकेट है. हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर मेंटेन्ड है, उस टेम्परेचर मेंटेनेंस के पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर. ठीक है, हमारी अर्थ अगर हम एक ब्रैकेट में लें तो एक पॉकेट से कवर्ड है, एक एनवेलप से कवर्ड है गैसेस के, विच इज नोन एज एन एटमॉस्फेयर. अभी एटमॉस्फेयर क्या करता है, आने वाली और जाने वाली सनरेज के प्रोसेस में कुछ हीट जो है उसको ट्रैप कर लेता है इन गैसेस के अंदर. ये गैसेस जो इस हीट को ट्रैप करती हैं ये ट्रोपोस्फेयर में मिलती है. ट्रोपोस्फेयर विच इज द लोएस्ट रेंज ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो 10 से 12 किलोमीटर की रेंज के अंदर आपको देखने मिलता है. मतलब हम जिस हवा के नीचे खड़े हैं दैट इज ट्रोपोस्फेयर. ठीक है, तो हमारे ऊपर की हवा क्या कर रही है, टेम्परेचर एब्जॉर्प्शन का काम कर रही है. अगर आप यहाँ खड़े हुए हैं सरफेस पर तो आपके ऊपर इतनी सारी हवा है, इतनी सारी गैसेस हैं जिन्होंने टेम्परेचर को एब्जॉर्ब किया है. प्लस आप सरफेस पे खड़े हुए हो, सरफेस इज अ सोर्स राइट नाउ, क्योंकि सरफेस ने गर्मी को एब्जॉर्ब किया है, सरफेस ने भी गर्मी को एब्जॉर्ब किया है, तो यहाँ पर भी जो जमीन है वो गर्म होती है. ठीक है, तो जितना आप सरफेस के पास में हैं उतना टेम्परेचर हाई होगा. लेकिन जैसे 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 आप हायर ऑल्टीट्यूड पे जाएं, आप क्या कर रहे हैं, आप ट्रोपोस्फेयर की उस लेयर में ऊपर 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 जाते जा रहे हैं. और अगर आप एक ऑल्टीट्यूड पे खड़े हैं जहां आपके ऊपर की वो ट्रोपोस्फेरिक लेयर कम हो रही है, तो जो हीट एब्जॉर्प्शन है गैसेस का वो भी रिलेटिवली कम होगा. अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट कम है रिलेटिवली, तो व्हाट यू विल फाइंड कि इस जगह के ऊपर नीचे के कंपैरिजन में टेम्परेचर कम होगा. ठीक है, इस ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर को हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट. हर 165 मीटर के ऑल्टीट्यूड के ऊपर देयर इज अ ड्रॉप ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर. ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जा रहे हैं टेम्परेचर कम है. आप इसको अपनी गर्मियों की छुट्टियों के वेकेशन प्लान के साथ में रिलेट करके देख सकते हैं कि जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां आती हैं, मोस्ट ऑफ अस प्लान टू गो टू अ हिल स्टेशन. व्हाई? क्योंकि पहाड़ के ऊपर, ऊंचाई के ऊपर टेम्परेचर रिलेटिवली कम होता है. ठीक है, प्लस ये एक ऐसा फैक्टर है जो हो सकता है लैटिट्यूड के अगेंस्ट में काम कर जाए. जैसे अगर आप लैटिट्यूड वाइज इक्वेटर पे खड़े हैं तो हो सकता है कि आप इक्वेटर पे खड़े हैं तो डेफिनेटली टेम्परेचर बहुत गर्म होना चाहिए. बट अगर आप इक्वेटर के ऊपर 6000 मीटर की ऑल्टीट्यूड पे खड़े हैं तो वो 6000 मीटर का ऑल्टीट्यूड इफेक्टिव होगा और टेम्परेचर लैटिट्यूड नहीं डिसाइड करेगी. क्या डिसाइड करेगा? ऑल्टीट्यूड डिसाइड करेगा. ठीक है, तो हमारे पास में किलिमंजारो का एग्जाम्पल आता है जो टॉरेंट जोन के अंदर लोकेटेड है, बट बिकॉज इट इज बियॉन्ड द ऑल्टीट्यूड ऑफ 6000 मीटर्स, इट हैज गॉट आइस कैप्स ओवर इट, इट हैज गॉट ग्लेशियर्स.
ओवर इट। तो यहाँ पर ऑल्टीट्यूड वाला जो फैक्टर है वो हमारे लिए ज्यादा इफेक्टिव होता है। सो द सेकेंड फैक्टर ऑल्टीट्यूड। मूविंग ऑन टू द थर्ड फैक्टर, थर्ड फैक्टर इज डिस्टेंस फ्रॉम दी सी। अब समुद्र से दूरी जो है वो कैसे असर करती है? एक्चुअली इसके अंदर दो चीजें ध्यान में रखनी जरूरी है। पहली चीज, अगर आप जमीन की बात करते हैं तो एक सॉलिड लैंड में जो पार्टिकल्स है वो बहुत पास में बंधे हुए होते हैं, टाइट होते हैं, तो जो ट्रांसफर ऑफ हीट है बहुत तेजी से होता है। जमीन तेजी से गर्म होती है और तेजी से ही ठंडी हो जाती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो पानी है वो लूज पार्टिकल्स हैं, उसमें टेम्परेचर एब्जॉर्प्शन भी धीरे धीरे होता है और रिलीजिंग भी धीरे धीरे होता है। इस बात को ध्यान रखें तो अपन इस फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं। हम लैंड एक फैक्टर देखते हैं, सी एक फैक्टर देखते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम क्या कंडीशंस हैं? दोपहर के टाइम में लैंड जो है, क्योंकि सूरज ऊपर है, हीटिंग एजेंट मौजूद है, तो तेजी से टेम्परेचर एब्जॉर्ब करता है एंड टेम्परेचर शूट्स अप। टेम्परेचर शूट्स अप, सो रिलेटिवली द प्रेशर इज गोइंग टू ड्रॉप। हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। जमीन तेजी से गर्म हुई, प्रेशर तेजी से ड्रॉप हुआ। समुद्र जो है वो रिलेटिवली ठंडा है, क्योंकि इतना जल्दी से गर्म नहीं हो रहा। क्योंकि रिलेटिवली ठंडा है तो जो प्रेशर है वो रिलेटिवली ज्यादा होगा, ऑब्वियसली। अब हम एक बेसिक नेचर ऑफ विंड मूवमेंट देखते हैं। अगर हवा का मूवमेंट हम देखें तो वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ चलती है हमेशा। इस चीज को ध्यान रखना क्योंकि ये चैप्टर में हमारे बहुत काम आने वाली है। हम हवा हमेशा जहां पर भी ज्यादा प्रेशर होता है वहां से कम प्रेशर वाले डायरेक्शन में चलते हैं। हवा की टेंडेंसी होती है कि जो गैप्स हैं उसको फिल किया जाए, तो ज्यादा से कम वाली स्पेस की तरफ वो मूव होती है टू इक्वलाइज दी बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर है, ऊपर लो प्रेशर है। विंड मूवमेंट कहां से कहां होगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ, राइट। हवा को आप जब भी नाम देते हैं, whenever you name the wind, you always name the wind from its starting point, never from the arrow point। ये ध्यान रखना, क्योंकि हवा जहां पहुंची उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। हवा कहां से आ रही है, क्या टेम्परेचर, कितना मॉइस्चर लेकर आ रही है, वो चीज इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो हवा कहां से चली? समुद्र से चल रही है जमीन की तरफ, सो वी नेम इट एज सी ब्रीज, राइट, जो दिन में चल रही है। ऑन द अदर हैंड रात के टाइम पर लैंड जो है वो तेजी से ठंडा हो जाता है, प्रेशर हाई। समुद्र जो भी दिन भर में टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके बैठा हुआ है, रात के टाइम पर इस टेम्परेचर को रिलीज करना शुरू करता है और समुद्र के ऊपर की हवा तेजी से गर्म हो जाती है। तो यहाँ पर रिलेटिवली टेम्परेचर हाई है, समुद्र का प्रेशर लो है। हवा कहां से कहां चलेगी? फ्रॉम लैंड टू सी। नाम अगेन, जहां से हवा चल रही है, वी कॉल दिस लैंड ब्रीज। क्या फर्क पड़ेगा इस चीज से? फर्क ये पड़ता है, जितना आप कोस्ट के नजदीक हैं, जितना आप समुद्र के नजदीक हैं, उतना तेजी से सी ब्रीज और लैंड ब्रीज चलते हैं और उतनी ही तेजी से टेम्परेचर इवनाइज हो जाता है। मतलब कभी भी कोस्टल एरिया में आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने नहीं मिलेगा। एक्सट्रीम एज इन बहुत गर्मी या बहुत सर्दी, ऐसी चीजें कोस्टल एरियाज में नहीं होती हैं।
यहाँ पर हमेशा साल भर टेम्परेचर मॉडरेट बना हुआ होता है। टेम्परेचर एक्सट्रीम कब होगा? जब कोई कॉन्टिनेंटल फैक्टर इसके ऊपर असर डालना शुरू करे। जैसे अगर हम यहाँ से देखें, जैसे ही आप समुंदर से दूर जाना शुरू करते हो, आपका जो कॉन्टिनेंट है उसके ऊपर जो मौजूद फीचर है वो डिफाइन करना शुरू करेगा कि किस तरीके का क्लाइमेट उस जगह पर हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव होते हैं तो आप रेगिस्तान वाले इलाके में घुस जा रहे हैं, आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर हैं तो बहुत गर्मी वाला इलाका आपको देखने मिलेगा। अगर आप यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव हो जाते हैं तो आप पहाड़ों के ऊपर जा रहे हैं, ऑल्टीट्यूडनल फैक्टर है, प्लस ऊपर से आने वाली ठंडी हवाएं इस जगह को और ठंडा कर देती है, तो ठंडक वाला जोन आपको देखने मिलेगा। तो लैंड के ऊपर कॉन्टिनेंटैलिटी असर करना शुरू कर देती है, बट द क्लोजर यू आर टू सी द मॉडरेट द टेम्परेचर यू विल फाइंड इन दोस एरियाज। सो थर्ड फैक्टर, किसी भी जगह पर आप समुद्र से कितना नजदीक या कितना दूर है। मूविंग ऑन टू द फोर्थ फैक्टर, is pressure and wind movement. इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा इज अपर एयर सर्कुलेशन, जिसको हम जेट स्ट्रीम्स के नाम से जानते हैं। दूसरा हिस्सा प्लैनेटरी विंड्स, which are affected by the Coriolis effect. So let's pick up from the first part, upper air circulation, jet streams. हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसको हम लेयर्स में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस जो आपको उस एरिया में देखने मिलती हैं। अगर अपन मोटा मोटा बाइफिकेशन देखें तो वी हैव द ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। अब अगर एक छोटे बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो कैसे पता चलेगा कि ट्रोपोस्फेयर चल रहा है या खत्म हो गया, या अब स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो स्टार्ट होगा? क्या ऊपर कोई बोर्ड टंगा हुआ होगा जो बताएगा कि अच्छा ट्रोपोस्फेयर खत्म हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हो गया? नहीं, ऐसा डेफिनेटली कुछ भी नहीं होने वाला। हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि आप एक स्फेयर से दूसरे स्फेयर के अंदर एंटर कर गए हैं? इस आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके पास में सिर्फ जो टाइप ऑफ गैसेस अवेलेबिलिटी है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है, ये फैक्टर्स हैं जो इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए काम में लिए जाते हैं। अब ध्यान रखें कि टेम्परेचर किसी भी जगह पर तब बढ़ेगा जब कोई सोर्स होगा, ठीक है? अगर आप उस सोर्स से दूर जा रहे हैं तो रेगुलर टेंडेंसी क्या होती है कि टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा। तो हम इसका अगर बाइफिकेशन देखें तो इस बाइफिकेशन में ये भी एक इंपॉर्टेंट बात होती है। हम देखें कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर जमीन गर्म है, दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ जहां पे आप खड़े हुए हैं। सोर्स से जैसे ही आप दूर जा रहे हैं बेसिक टेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? ड्रॉप की। अभी हम लोगों ने पढ़ा सेकेंड फैक्टर के अंदर नॉर्मल लैप्स रेट, ऊंचाई के साथ टेम्परेचर कम हो जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर अगर आप खड़े हैं तो स्ट्रेटोस्फेयर के बेस में देयर इज अ लेयर कॉल्ड द ओजोन लेयर। अब ये जो ओजोन लेयर है ये यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है। यूवी रेज हाई इन टेम्परेचर होती हैं, तो इन यूवी रेज के इम्पैक्ट की वजह से इस लेयर में रिलेटिवली टेम्परेचर हाई हो जाता है। फिर हम और थोड़ा ऊपर चलें तो बेसिक टेंडेंसी, सोर्स से दूर गए तो टेम्परेचर गिरना शुरू हुआ। थर्मोस्फेयर वाला जो पॉकेट है यहाँ पे आयंस होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स, जो पॉकेट्स में
थोड़े थोड़े काउंट में हीट जनरेट करते हैं। तो अगर रिलेटिव वैल्यूज में लिया जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा, एंड जैसे ही आप एग्जोस्फेयर में गए, आप अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं, कोई गैसेस नहीं है, कोई हीट एब्जॉर्प्शन नहीं है, टेम्परेचर गिरता 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 बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको एब्जॉर्ब, उसको पकड़ के रखने वाला कोई एजेंट आपके पास में मौजूद नहीं है। ठीक है, ये बेसिक हमारे पास में चार्ट आ गया। अब इस चार्ट में एक गुगली है बीच में। क्या गुगली है कि हर दो लेयर्स के बीच में when the zone shifts to another, when the sphere shifts to another, there is a small zone, there is a small pocket जहां पर conditions stabilize हो जाती हैं, मतलब वो रुक गई, ना तो ऊपर के जोन की कंडीशन असर करेगी ना नीचे के जोन की कंडीशन असर करेगी। इस जगह को जो दो जोन्स के बीच में मौजूद है, इसको कहा जाता है पॉज। ऑफ कोर्स बेसिक मीनिंग है पॉज मतलब चीजों का रुक जाना। इसको जो नाम देते हैं हम, वो नीचे वाले स्फीयर के नाम पे देते हैं। दिस इज नोन एज ट्रोपोपॉज। यहाँ पर स्ट्रैटोपॉज, मेसोपॉज, नोपॉज, थर्मोस्फीयर के ऊपर कोई पॉज मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि चीजें रुक गई हैं, चीजें चेंज नहीं हो रही हैं। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर गिर रहा था, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा था, यहाँ पे टेम्परेचर रुक गया, ना तो घट रहा है ना बढ़ रहा है। अगर टेम्परेचर रुक गया तो प्रेशर भी स्टेबलाइज हो गया, ना प्रेशर घट रहा है ना बढ़ रहा है। अगर प्रेशर फ्लक्चुएट नहीं कर रहा तो हमारा जो बेसिक नेचर था हवा का, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव होना, ये नहीं हो रहा। मतलब अगर प्रेशर हिल ही नहीं रहा है, ना तो कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, तो हवा नहीं चलेगी। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखते हुए पहला रीजन। दूसरा रीजन, अगर यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है तो दैट मेक्स इट अ साइलेंट जोन। यहाँ किसी प्रकार का कोई जो मौसमी गतिविधि है, एनी काइंड ऑफ मीटरोलॉजिकल एक्टिविटीज आर नॉट विटनेस्ड इन दिस एरिया। बट सनरेज तो आ रहे हैं, सनरेज तो हम तक पहुंच रहे हैं और अर्थ रोटेट हो रही है। तो द इनकमिंग sunrays plus the rotation of the earth gives birth to a unique type of wind which is flowing only in this zone. एक ऐसी हवा जो आपको सिर्फ इस जोन के अंदर फ्लो होती हुई देखने मिलेगी। क्या क्या फीचर्स कैरी करती है ये? फॉर स्टार्टर्स, सबसे पहला देखा जाए तो ये अपर ट्रोपोस्फेयर में फ्लो कर रही है, दैट इज 10 से 12 किलोमीटर्स ऑल्टीट्यूड के ऊपर। ये प्रेशर से इफेक्ट उसमें नहीं, इन्फ्लुएंस नहीं हो रही है। ये किससे इन्फ्लुएंस हो रही है? अर्थ के रोटेशन से। तो इसकी स्पीड बहुत तेज है। ये 110 से 180 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड के ऊपर फ्लो हो रही है। क्योंकि 10 से 12 किलोमीटर हवा में ऊपर है, इसको रोकने वाला कुछ भी एजेंट नहीं है, तो दैट एड्स टू दी स्पीड। अगेन, हवा को डायरेक्ट बेंड करने वाला कोई एजेंट मौजूद नहीं है, तो ये हवा मर्जी से फ्लक्चुएट होती है जहां जहां इसको पॉकेट्स मिलते हैं वेकेंट। तो इट इज मियांड्रिकल इन मूवमेंट और ये तकरीबन 1 से 2 माइल्स विड्थ की होती है। तो आप क्या इमेजिन करेंगे? आप इमेजिन करें एक ट्रेन, एक 2 मील चौड़ी ट्रेन, हवा की ट्रेन जो हवा में तैर रही है 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर और घूमती हुई अर्थ में चारों तरफ गोल 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 गोल। अब आप सोचें, अगर इतनी तेज हवा ऊपर की तरफ चल रही है तो वो डेफिनेटली नीचे की हवा को भी अपने साथ में खींचेगी।
अगर ये नीचे की हवा को अपने साथ में खींच रही है तो नीचे की हवा अपनी कंडीशंस को खींच के आगे की तरफ ले जाती है। जैसे अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे डेजर्ट है तो ये गर्म हवाओं को खींच के आगे ले जाएगी, अगर यहाँ पे समुंदर होता तो ये समुंदर की हवाओं को खींच के आगे ले जाएगी। यहाँ पर भारत पे जिस चीज का असर पड़ता है वो पड़ता है इस हवा के मेडिटेरेनियन सी। वी हैव द नॉर्थ अमेरिका, we have the South America, Europe, Mediterranean Sea, Africa and यहाँ पे आता है हमारा भारत। ठीक है, तो मेडिटेरेनियन सी और कैस्पियन सी से होती हुई ये हवा आ रही है, ये खूब सारा पानी उठा के लेकर आ रही है और इसको यहाँ पर हिमालयास का बैरियर मिल जाता है। अब ध्यान रखें जो जेट स्ट्रीम है वो नहीं टकरा रही है क्योंकि हिमालयास का मैक्सिमम हाइट ही 8848 मीटर्स है, तो 12 किलोमीटर पे तो हवा ये मूव हो रही है, लेकिन जो इसके साथ नीचे की हवा खिंच रही है वो हिमालयास से टकराएगी। तो यहाँ पर ये हवा हिमालयास से टकराती है। अगर अपन इस बड़े वाले मैप के अंदर आ जाएं तो वी हैव द हिमालयास हियर एंड दिस विंड coming from the northwest, what it does is कि ये जो पानी लेकर आई है वो हिमालय से टकरा के इस एरिया में शावर करती है और बारिश लेकर आती है। ठीक है, ये सर्दियों के मौसम में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लेकर आते हैं और इसको अगर हम लोकल लैंग्वेज के अंदर कहें तो मावट या महावत की जो बारिश है उसको ये नाम दिया जाता है, जो राजस्थान, हरियाणा, सम पार्ट्स ऑफ यूपी एंड उत्तराखंड आपको विटनेस करने को मिलता है। ठीक है।